वेलकम बैक इन साइंस क्लास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि आप सब ने वीडियो गेम खेला ही होगा और वीडियो गेम के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन हमारे हाथों में होता है। कैसे? रिमोट कंट्रोल के थ्रू, या फिर नॉर्मल लाइफ में हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे मम्मी पापा के हाथ में होता है। जब तक कि हम छोटे होते हैं मम्मी कहती है ये करो, पापा कहते हैं वो करो, और वो सब करना ही होता है। सो इन अ वे वो हमें रेगुलेट करते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? दिमाग, ठीक है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसी तरीके से बॉडी, हमारी पूरी बॉडी, नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करते हैं। जनरली हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी का कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये तो थी एनिमल्स की बात, लेकिन प्लांट्स भी तो लिविंग बीइंग्स हैं। पर उनके पास क्या दिमाग होता है? ऑब्वियसली हमारी तरह वेल एस्टेब्लिश दिमाग तो नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास भी अपना एक सिस्टम है। ठीक है, उनके पास होते हैं हार्मोन्स, जिसे कि हम प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एंड जो प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि कैसे हम लोग अपने आसपास की चीज़ों के जो भी हमारे आसपास में रिस्पॉन्सेस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। सपोज करो कि पड़ोस के घर में मैगी आ रही है और हमें खुशबू आती है। हम लोग तुरंत से गेस कर लेते हैं कि अरे मैगी बन रही है। इसी तरह किसी ने आपका पीछे से नाम बुलाते हो और आप तुरंत से पीछे मुड़ के देखते हो। तो ये जो चेंजेस है इन्हें हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास अलग अलग तरीके की सेंसेस हैं और बेस्ड ऑन दोज जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं हम लोग उस पर, बेस्ड ऑन जो भी स्टिमुलस होते हैं उस पर हम लोग रिस्पॉन्सेज देते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे होते हैं उस पर जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं वो भी नर्वस सिस्टम का काम होता है। सिमिलरली प्लांट्स भी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है सनलाइट या फिर ग्रेविटी या फिर वाटर या फिर मिनरल्स, इन सारी चीज़ों के लिए वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। प्लांट्स के पास 4 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। उनको क्या क्या नाम दिया गया है? पहला है ऑक्सिन्स, दूसरा है गिबरलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन्स एंड चौथा है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये जो तीनों हैं यानी कि ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स जो है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वेरस जो ये चौथा हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड, ये है इनहिबिटरी ऑर्गन्स, यानी कि ये ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 सबके फंक्शंस पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स, और हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस। ठीक है, ऑक्सिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पढ़ते पहले कि ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है टिप्स पे, किसके? रूट और स्टेम्स के टिप्स पे। ठीक है, टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते थे ना, तो वहीं पे मिलते हैं ऑक्सिन्स। तो इसका काम क्या होता है? सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। जब भी उनको डिवीज़न करना रहता है, फिर सेल डिवीज़न के लिए जाना होता है, उससे पहले सेल का एनलार्ज होना ज़रूरी होता है। तो वो काम कौन करता है? ऑक्सिन्स करते हैं। दूसरा है सेल डिफ्रेंसिएशन। क्या होता है सेल डिफ्रेंसिएशन? सी, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीज़न होते हैं तो एक ही टाइप के सेल बनते हैं। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स और गिबरलिन्स ये जाके फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि कोई जाके पैरेन्काइमा बनता है, कोई वास्कुलर टिश्यूज़ बन जाते हैं, कोई स्केलेन्काइमा बनता है, कोई मेसोफिल सेल्स बनते हैं, तो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, वो भी ऑक्सिन्स की हेल्प से, ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स की हेल्प से। तीसरा फंक्शन है प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, यानी कि फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं ऑक्सिन्स। एंड स्पीड्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन्स का, वो ये है कि ये स्टेम्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है, फास्ट करता है। ठीक है, और एक अपोजिट उल्टा काम भी है इसका, वो ये है कि रूट की जो ग्रोथ होती है उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो ये थे ऑक्सिन्स के फंक्शंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग गिबरलिन्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो गिबरलिन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? पहले तो मिलते कहाँ हैं? ऑब्वियसली ये प्लांट सेल्स में मिलते हैं, प्लास्टिड्स में बनते हैं ये।
ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, कुछ फंक्शन तो इसके बिल्कुल ऑक्सिन्स के जैसे होते हैं, जैसे कि सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो गिबरलिंस भी सेल एनलार्जमेंट करते हैं और सेल डिफरेंशिएशन करते हैं, कब, जब ऑक्सिन्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर ऑक्सिन्स नहीं होंगे तो गिबरलिंस ये फंक्शंस नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। ठीक है, डॉर्मेंसी क्या होती है, आई गेस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट फॉर रिवीजन, डॉर्मेंसी वो एक पीरियड होता है सीड्स का और या फिर बर्ड्स का वो पीरियड होता है जिसमें कि वो लोग सोते रहते हैं या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते। जैसे कि नॉर्मली हम ग्राम का एग्जांपल लेंगे, नहीं कि चना का एग्जांपल लेंगे, जो हमारे घरों में होते हैं तो वो डॉर्मेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनको सूटेबल कंडीशंस देंगे वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गिबरलिंस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्पफुल होते हैं, वो सीड्स के या फिर बर्ड्स के जो डॉर्मेंसी पीरियड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। सी बर्ड्स भी डॉर्मेंट होते हैं, आपने देखा होगा बारिश से पहले सारे प्लांट्स कैसे सूखे हुए से मरे हुए से दिखते हैं, क्योंकि वो डॉर्मेंट होते हैं, वो लोग सो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है ऑल ऑफ अ सडन सारे प्लांट्स के अंदर से ग्रीन ग्रीन पत्ते आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग उसको वाटर देते हैं तो एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गिबरलिंस एक्टिव हो जाता है और वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करके उनमें इंड्यूस करता है ग्रोथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है गिबरलिंस का। नेक्स्ट है फ्रूट ग्रोथ का। ऑब्वियसली ऑक्सिन्स की तरह ये भी फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और शूट एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, यानी कि शूट को बढ़ने में। ग्रोथ का मतलब ही होता है अगर ये वाला काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला काम तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस का फंक्शन क्या होता है, सी साइटोकाइनेंस को अगर हम डिफाइन करें तो उस प्रोसेस को जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के प्रोसेस को हम लोग साइटोकाइनेंस कहते हैं। तो साइटोकाइनिन एज अ हार्मोन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है सेल डिवीज़न। ठीक है, आई गेस हम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो वो होते हैं प्रोसेस, सेल डिवीज़न के प्रोसेस, और वो कौन इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन से इंड्यूस करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सेल डिवीज़न इसका दूसरा काम है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। सिमिलर टू गिबरलिंस ये भी डॉर्मेंसी ब्रेक करता है बर्ड्स की और सीड्स की। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम होता है, वो होता है स्टोमाटा की क्लोजिंग में हेल्प करना। सी हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टोमाटा बहुत बारी पढ़ा था, हमने ये देखा था कि स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर वाटर को रिलीज़ करने के लिए। तो उसको क्लोज करने का जो फंक्शन होता है, हेल्प होता है, वो साइटोकाइनेंस भी करता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट ग्रोथ, ऑलमोस्ट ये जो तीनों ही और हार्मोन्स थे वो फ्रूट ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ABA। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड जो कि है पहले हमने पढ़ लिया कि दैट्स अ इनहिबिटरी हार्मोन, तो उसके सारे फंक्शंस भी जो है वो इनहिबिटरी है, यानी कि स्टॉप करने वाली है। तो जो पहला फंक्शन है वो क्या है, प्रमोट डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। सी डॉर्मेंसी को प्रमोट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये डॉर्मेंसी नहीं करता सीड्स में या फिर बर्ड्स में तो वापस से प्लांट्स का रीजर्मिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। सी अगर प्लांट्स अभी पैदा हुए तो जर्मिनेट हुए तो हुए, और अगर जर्मिनेट नहीं हो पाए तो वो लाइफ लॉन्ग जर्मिनेट नहीं हो पाते अगर एब्सिसिक एसिड नहीं होता। थैंकफुली एब्सिसिक एसिड है जो कि डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, यानी कि सीड्स को या फिर बर्ड्स को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सुला देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनेंस का फंक्शन होता है उसे ओपन करने में, ABA क्या करता है, उसे क्लोज कर देता है। ठीक है, उसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड है वो प्रमोट करता है विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। सी मैं जब ग्रेजुएशन में थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ी थी मैंने कि जो प्लांट्स होते हैं अगर उनके जो नए पत्ते होते हैं उनको खाना नहीं मिल रहा होता है तो जो भी पुराने पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको वो लोग मार देते हैं। यानी कि देखा होगा तुम लोगों ने कि येलोइश होकर वो गिर जाते हैं, अपना सारा खाना दूसरे नए बर्ड्स को या फिर नए लीव्स को दे देते हैं और खुद वो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। सो वो जो एक्टिविटी है वो भी कौन प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है,
और विल्टिंग का मतलब होता है ड्रूप करना है। आपने देखा होगा कि मुरझा जाते हैं पौधे, पानी नहीं मिल रहा है, फिर कुछ नहीं मिल रहा, तो वो भी प्रमोट करने का काम ABA ही करता है। तो ये था ये प्लांट हार्मोन्स, इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो मीन्स लाइक प्लांट एंड हार्मोन इज लाइक हार्मोन, तो इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये कलेक्टिवली फंक्शन था। ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा या फिर 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड में चलाएंगे तो ऑब्वियसली पूरी जो फंक्शंस हैं उनके दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हम प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो ट्रॉपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिज्म प्लांट्स में एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन में लिखा है ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। उन्होंने कहा बाहर की एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं। सो ट्रॉपिज्म को भी 2 टाइप्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड दूसरा होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो क्या होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सपोज करो कि मम्मी ने बनाया खाने में मैगी, तो हम लोग दौड़ के मैगी के डायरेक्शन में जाते हैं। सिर्फ जिधर से मैगी की खुशबू आ रही है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने बना दिया पालक। मम्मी ने बनाया पालक किचन में और हम जा रहे हैं घर के बाहर। ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द पालक, तो हम लोग पालक से दूर जा रहे हैं, दैट इज़ नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सिमिलरली प्लांट्स में भी 2 टाइप के ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, दूसरी होती है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लें टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, कितने तरीके के ट्रॉपिज्म्स मिलते हैं प्लांट में। एक जो लाइट की वजह से होता है, यानी कि सनलाइट की वजह से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तीसरा जो केमिकल्स की वजह से होता है, उसे हम लोग कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। चौथा पानी की वजह से होने वाला हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड 5वां टच की वजह से होने वाला थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बोलूं तो लाइट की डायरेक्शन में जाने वाला प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? सोचो, ऑब्वियसली जो ज़मीन से ऊपर की तरफ आ रहा है ये लाइट है, और ये जो इधर आ रहा है क्या आ रहा होता है? स्टेम। स्टेम जो है वो क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, वेयर इज रूट, सन इधर है, रूट किधर जा रहा है? ज़मीन के अंदर 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 अंदर, वो क्या है? दैट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, यानी कि वो अवे फ्रॉम द सन जा रहा है। सिमिलरली जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी, जो अगर हम रूट्स की बात करें, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है ना, इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। तो ज़मीन के अंदर जा रहा होता है रूट, जो कि क्या हुआ? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हुआ। वेरेज जो स्टेम होता है वो अवे फ्रॉम जो धरती या फिर ज़मीन से अवे जा रहा होता है, तो वो क्या हुआ? अवे जा रहा है, तो क्या हुआ? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो सी जो केमिकल की तरफ जा रहा होता है अगेन वो पॉजिटिव होगा, जो अवे होगा। सिमिलरली सब में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारे फैक्टर्स प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, सो फोटोट्रॉपिज्म अगर जनरली हम लोग बोलें तो प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो हमने वो वाली एक्टिविटी तो शायद बचपन में भी पढ़ी थी, जिसमें कि हम लोग एक नॉर्मल प्लांट्स को देखते हैं जो हमने अपने घर के विंडो पे रखा होता है, वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा होता है, यानी कि सन का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा होता है। और फिर सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग उसको एक डब्बे में बंद करते हैं। डब्बे को हम लोग साइड से एक छोटा सा काट देते हैं और प्लांट को उसके अंदर रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बेंट हो जाता है जिधर से रोशनी आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी वो प्रूफ करती है कि जो प्लांट्स हैं वो सन के डायरेक्शन में या फिर सनलाइट के रिस्पॉन्स में ग्रो करती है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सी नॉर्मली जब सनलाइट में हम लोग प्लांट्स को ऐसे रखते हैं तो जो ऑक्सिन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनको एक शेडी एरिया में रखते हैं,
ठीक है, शेडी एरिया में रखते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो इस साइड आ जाते हैं, उनको दे लाइक शेडी प्लेसेस, तो इसलिए वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो इधर आते हैं तो यहाँ पे उनकी एक्टिविटी यानी कि इस साइड पे, सपोज करो इस साइड पे अगर इसको मैं नाम दूँ ए, तो इस साइड पे इनकी जो एक्टिविटी हो जाती है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट ये जो साइड है ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जबकि ये जो साइड है वो कम ग्रो होता है। ठीक है, हैंस क्या हो जाते हैं, वो बेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट है उसको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है या फिर हेल्प करता है। तो ये था फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में हमने ये तो बताया कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी की साइड में मूव कर रहे होते हैं, यानी कि जहाँ से ग्रेविटी आ रही होती है वहीं से मूव कर रहे होते हैं। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कि हमने बस बोल नहीं दिया या फिर फेंका नहीं, हमने इसे प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया या फिर एक्टिविटी की। क्या किया उस एक्टिविटी में, हमने एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार क्योंकि उससे दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ग्लास जार में हमने एक पौधे को लगाया। जब तक कि वो सीधा था, जो शूट था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि सन के डायरेक्शन में, जो रूट था वो धरती के डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, अगेन ये प्रूफ करने के लिए कि वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट किया। बाय द वे वो यहाँ पर भी जा रहा था, बट हेंस प्रूफ करने के लिए हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट किया, और जब हमने उसे टिल्ट किया तो हमने देखा कि जो रूट है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर गया है। ठीक है, सो ये जो एक्टिविटी है वो प्रूफ करती है कि हमने फेंका नहीं, हमने सच कहा कि जो प्लांट रूट्स हैं वो ग्रेविटी के फोर्स, ये ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में मूव करा। ठीक है, तो ये था जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म को भी प्रूफ करने के लिए कि जो प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स वाटर होती है, इसको प्रूफ करने के लिए भी साइंटिस्ट ने एक एक्टिविटी की कि जितने भी एक्टिविटी है आप सभी घर में कर सकते हैं अगर आपके पास सामान है। ग्लास जार, आई गेस पौधा तो सबके घर में होता है। तो देखेंगे हम ये एक्टिविटी क्या थी। ये एक्टिविटी में पहले हमने एक पॉटेड प्लांट लगाया जो ऑब्वियसली ग्रो कर रहा था स्ट्रेट फॉरवर्डली, जिधर भी पानी जा रहा था। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक दूसरा ग्लास पॉट लिया, वहाँ पे यहाँ पे पानी वाला एक पॉट लगाया, जिसकी वजह से ये आसपास की जो मिट्टी थी वहाँ पे ज़्यादा पानी हो गया। ठीक है, तो हमने देखा जो रूट था टुवर्ड्स पानी की तरफ जाने लग गया, यानी कि ग्रो करने लग गया। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हुआ, यानी कि टुवर्ड्स द वाटर जो रूट था वो ग्रो कर रहा था। वेयर स्टेम अवे जा रहा है, ये प्लांट पानी नीचे ज़मीन के अंदर मिलता है लेकिन ये अवे जा रहा है, दैट इज़ क्या है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म है। ठीक है, ऑल्सो हम देखेंगे कि कैसे इन रिस्पॉन्स टू केमिकल और टच प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं। कैमोट्रॉपिज्म, तो क्या होता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रोथ उसी तरफ होती है जिस तरफ से केमिकल उसको बुला रहा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल उस ऐड की तरह है, उन सारे डीओ के ऐड की तरह है जहाँ पे बंदा परफ्यूम लगाता है और लड़कियाँ उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। ठीक है, डिटो वैसे ही चीज़ प्लांट पार्ट्स में भी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, ओवरी होती है, उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स एक स्टिकी केमिकल शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिससे कि जो भी पॉलन ट्यूब्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके खींचे चले जाते हैं उसके पास। ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन जनरल क्या रहता है कि जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो आके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे लैंड करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो लैंड करते हैं ये जो ओव्यूल होते हैं वो शुगरी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, उनकी खुशबू को सिंक की या फिर उस केमिकल के रिस्पॉन्स में ये एक पॉलन ट्यूब को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे शुगरी सब्सटेंसेस होता है। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम लोग कहते हैं कैमोट्रॉपिज्म। क्योंकि ये केमिकल की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं पॉजिटिवली कैमोट्रॉपिज्म। ठीक है, सो लास्ट है जो टॉपिक है हमारा वो है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू टच जब प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं तो उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म।
ट्रॉपिज्म। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जब मैंने भी सुना था तो मुझे लगा था अरे टच के रिस्पॉन्स में प्लांट्स कब ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं या फिर ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे आसपास ऐसे प्लांट्स मिल ही जाएंगे जो कि सपोर्ट यानी कि टच के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों की मम्मियाँ अक्सर हमारे घरों में लौकी, तोरी ये सब सब्जियाँ लगाती हैं, तो अगर इनको देखा होगा तो इनको चढ़ाना पड़ता है। इवन लाइक पीस हो गया, मटर हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गया, करेला हो गया, ये सारी की सारी सब्जियां हैं क्लाइंबर्स होती हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स होती हैं, ये सपोर्ट के यानी कि टच के थ्रू ही ग्रो करती है। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कैसे हम इन लोगों को छत पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनमें एक स्पेशलाइज पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल्स जब ये ग्रो करता है वो ढूंढता है आसपास कहीं कुछ सपोर्ट मिल रहा है, जैसे उसको सपोर्ट मिलता है वो उस तरफ ग्रो करता है और उसको फटक से पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होती है इसे हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अगेन पूरे क्लाइंबर्स एंड ऑल क्रीपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल क्लाइंबर्स एंड ऑल क्रीपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा ट्रोपिज्म, कैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं, इसे हम लोग कहते थे ट्रोपिज्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा नेस्टिक मूवमेंट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी ट्रोपिज्म में हम मूवमेंट्स पढ़ ही रहे थे, तो एक और तरीके के मूवमेंट्स या फिर नेस्टिक मूवमेंट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो पहले हम समझेंगे कि नेस्टिक मूवमेंट्स होते क्या है। अगेन नेस्टिक मूवमेंट्स भी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ही होते हैं, यानी कि बाहर से जब उसको स्टिमुलस मिलेगा तो ही वो मूवमेंट्स करेंगे, लेकिन ये उस डायरेक्शन में नहीं करते जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही होती है। ठीक है, जैसे कि ट्रोपिज्म में क्या होता था, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है प्लांट्स पार्ट उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, या फिर जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही है प्लांट पार्ट्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते थे। जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स में उल्टा होता है, इसमें स्टिमुलस जिस भी डायरेक्शन से आ रहा हो लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो उस डायरेक्शन में नहीं होता जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही होती है। तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो डेफिनेशन में यही लिखा है कि मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि जो भी स्टिमुलस होगा वो डायरेक्शन नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें नेस्टिक मूवमेंट्स भी दो टाइप की होती है, एक होता है थिग्मोनेस्टिक और एक होता है फोटो नेस्टिक मूवमेंट्स। तो थिग्मो मतलब होता था टच, और टच की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, उन्हें हम थिग्मोनेस्टिक बोलते हैं। और फोटोनेस्टिक लाइट की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उसे हम लोग कहते हैं फोटोनेस्टिक। ठीक है, तो थिग्मोनेस्टिक का मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगी। मेरा तो ये फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड छुई मुई होता है ना, सबने ही सुना होगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा पुडिका। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम लोग तो टच करते हैं जैसे बंद हो जाता है, वो अपने सारे लीव्स को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टिक का, छुई को टच करने से वो क्लोज हो जाता है। ठीक, दूसरा जो है वो फोटोनेस्टिक में एग्जाम्पल दूंगी मैं डैंडलियंस फ्लावर्स का। इसमें क्या होता है, जैसे सन आया तो वो धीरे धीरे खिलना शुरू होता है। जब दोपहर हुई तो वो पूरी तरीके से खिल जाता है। जब शाम होने को आती है वापस से वो बंद हो जाता है, यानी कि जब तक लाइट रहती है तभी तक वो खिला हुआ रहता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो डैंडलियन जो है वो फोटोनेस्टिक का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग कहते हैं मून फ्लावर। मून फ्लावर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जब भी धूप रहती है तो वो बंद रहता है, लेकिन जैसे रात हो जाती है यानी कि मून जब आता है तो वो खिल जाता है। तो अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, लाइट की जब लाइट रहती है तो वो ओपन नहीं होता, और जब भी लाइट चली जाती है तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो हम बस एक जो टॉपिक है थिग्मोनेस्टिक में पढ़ेंगे कि कैसे छुई मुई का जो पौधा है या फिर मिमोसा पुडिका का जो पौधा है कैसे वो मुरझा जाता है हमारे टच करने से। तो नेक्स्ट टाइम, अभी जो मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आप छुई मुई का पौधा देखेंगे तो ज़रूर ऑब्जर्व करना कि ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप छुई मुई के पौधे को ऑब्जर्व करेंगे तो जो लीफ होती है ना, लीफ के नीचे में एक फूले हुए से स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा सूजे हुए से स्ट्रक्चर, जिसको कि कहते हैं पल्विनस। ठीक है, पल्विनस में क्या होता है, बहुत सारा वाटर होता है। ठीक है, उसी वाटर की वजह से ये पत्ते को होल्ड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम इन पत्तों को टच करते हैं, ये जो वाटर होता है वो जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे खाली जगह होती है तो वाटर वहाँ पे फैल जाते हैं।
ठीक है। अब जब वाटर फैल गए यानी कि इसकी फर्मनेस ख़राब हो गई, और जैसे इसकी फर्मनेस ख़राब हुई तो पत्ते क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था कि पुल्विनस की वजह से वो खड़े रहते हैं। पुल्विनस में अगर इम्बैलेंस हो जाता है वाटर प्रेशर तो वो पत्तों को मुरझा देते हैं। ठीक है, तो ये था थिग्मोनेस्टी। सो मेरा होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है ट्रॉपिज्म में और नेस्टिक मूवमेंट्स में। कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो अभी तक हमने बात की कैसे प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और क्या उनमें कैसे हार्मोन्स के थ्रू उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अभी हम बात करेंगे ह्यूमंस की। तो ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन इज़ सच अ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास 2 टाइप्स के सिस्टम्स हैं जो कि हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, सो एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। सो पहले हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और बाद में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। कुछ बातें जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो 2 तरीके से काम करता है। एक तो हम लोग कैसे अपने आसपास के या फिर अपने जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो ऐसा करने में हेल्प करती हैं। और दूसरा इंटरनली, आप लोगों को पता है इंटरनली भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन चल रहे होते हैं, तो वो कैसे फैसिलिटेट होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट किया जाता है वो भी नर्वस सिस्टम ही करता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को पता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट से जोड़ती है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, देन ब्रेन प्रोसेस करके वापस से एक्शन देता है। ठीक है, तो जो इमीडिएट ऑर्गन्स हैं या फिर जो इमीडिएट चीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट की चेंज को रिसीव करती है उसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है, नोज़ हमारा सेंस ऑर्गन है, आईज़ हमारा सेंस ऑर्गन है, टंग है और उसके अलावा हमारी स्किन है। तो पहले हम जानते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनके इतने टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर रिसेप्टर्स की डेफिनेशन अगर पढ़ें तो रिसेप्टर की डेफिनेशन है सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं और वो सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स के लिए। सपोज़ करो कि मैं अपने हाथ से टच करके किसी चीज़ की खुशबू तो नहीं बता सकती, तो मेरे जो हाथ है वो स्किन जो है, स्किन टच करके सिर्फ टेम्परेचर बता सकता है, या तो ठंडा है या तो गर्म है। ठीक है, मटेरियल का फील बता सकता है कि कैसा है, लेकिन ये खुशबू नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है वो सिर्फ सेंसिटिव है किसके लिए? टच के लिए, टेम्परेचर के लिए, मटेरियल के लिए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन आवर सेंस ऑर्गन जो रिसेप्टर्स है वो भी 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसेप्टर्स जो कि लाइट को रिसीव करते हैं उन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। और ऑब्वियसली वो कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? हमारे आइज़ में। हमारे आइज़ ही लाइट की वजह से चीज़ों को देख पाती है और लाइट को जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिसीव करके ब्रेन में पहुँचाती है। सिमिलरली साउंड को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें फोन रिसेप्टर्स कहते हैं। स्मेल को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एंड टंग को गस्टेटरी रिसेप्टर्स, एंड स्किन को थर्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो इन सब के अपने अपने काम है। ये लाइट को करते हैं, या आवाज़ को करता है, ये स्मेल को करता है। ना पड़ोस के घर से मैगी की खुशबू आती है तो पता चल जाता है। सो ये इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम है। और गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, तो जैसे नमक खा रहे हैं या नींबू खा रहे हैं या चीनी खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं, सो उस सबका टेस्ट ये रिसीव करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। एंड लास्ट है थर्मोरिसेप्टर्स। ऑब्वियसली जब पानी बहुत गर्म होता है कैसे हमें तुरंत से पता चल जाता है, ये पानी, या फिर हम बर्फ़ को अपने हाथों में लेते हैं कैसे तुरंत से पता चल जाता है। ये तुरंत ये जो रिसेप्टर्स हैं रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन दैट जो हमने हाथ में पकड़ी है वो ये बर्फ़ है, वो बहुत ठंडी है, एंड देन ब्रेन हमें बताता है कि अरे बहुत ठंडी है, इसे फेंक दो, तो हम लोग बर्फ़ को ऐसे फेंक देते। ठीक है, तो ये तो रही बात रिसेप्टर्स की। क्योंकि हम लोग पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या है वो सब डिविजन्स उसके। नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हमारा नर्व सेल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होते हैं नर्व सेल्स? सी, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जिसे हम लोग कहते हैं नर्व सेल्स। देखते कैसा होता है नर्व सेल। सी,
बिल्कुल ऐसा होता है नर्व सेल्स, ठीक है। कभी अगर मौका मिला नर्व सेल्स निकाल के देखने का तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, ये एक सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी जिसके अंदर एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो कि इसको लिविंग बनाता है। बाकी सेल्स की तरह उसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, इनमें भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकल रहे हैं, और सिमिलरली एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से भी निकल रहा है सेल बॉडी के। तो ये जो स्मॉलर फाइबर स्ट्रक्चर है उन्हें हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स का फंक्शन यही होता है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन पिकअप करते हैं, एंड देन ये जो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे पास ऑन करते हैं नर्व एंड तक। ये जो लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन अगेन कवर्ड होते हैं एक शीट से, या फिर आउटर कवरिंग लगी होती है इस पर, जिसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन जहाँ पे एंड होता है, ये जो एंडिंग्स आपको दिख रही है इसको कहते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग कहते हैं। तो ये टिपिकल जो हमारा नर्व सेल है ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अभी जो नर्व सेल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स है नर्व सेल्स के। पहला होता है सेंसरी नर्व सेल्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक पहुंचाने वाले जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। दूसरे होते हैं मोटोर न्यूरॉन्स। मोटोर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो ब्रेन से मसल्स तक जाते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक जाते हैं उन्हें हम लोग मोटोर न्यूरॉन्स कहते हैं। और तीसरा जो होता है रिले न्यूरॉन्स होते हैं, वो ब्रेन के अंदर ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हाईवे के 2 लेन सर्विसेज की तरह है, जहाँ पे एक लेन से गाड़ी जा रही होती है तो जा ही रही होती है, ठीक है, वहाँ से आती नहीं है, अगर आई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा लेन जहाँ से सब गाड़ी जा रही होती है वहाँ से फिर आ नहीं रही होती, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेंसरी जो नर्व होते हैं वो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से लेके ब्रेन तक जाते हैं, और मोटर ब्रेन से लेके मसल्स तक जाते हैं। जल्दी से देखते हैं इनके डेफिनेशंस क्या हैं। तो हमने पढ़ लिया नर्व क्या होता है, ये भी देख लिया कि नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं। अभी हम देखेंगे कि नर्व्स कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या फिर जो भी नर्व इम्पल्स होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, तो देखते हैं। सी ये रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स कुछ भी हो सकता है। चलो अज्यूम करते हैं मैगी की खुशबू, ठीक है। जैसे ही मैगी की खुशबू मेरे नाक में आती है, यानी कि स्टिमुलस मिला, वो स्टिमुलस रिसेप्टर्स पे आया। तो जैसे ही स्टिमुलस होता है और रिसेप्टर्स पे आता है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन इस इंफॉर्मेशन को कि मैगी की खुशबू है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। देन वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है डेंड्राइट कैरी करता है वाया सेल बॉडी एक्सॉन से वो पहुंचाता है नर्व एंडिंग तक, ठीक है। अब नर्व एंडिंग तक तो पहुंच गया, लेकिन जो एक न्यूरॉन होता है और 2 न्यूरॉन होता है, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है बहुत ही छोटी सी जगह होती है, दैट्स अ माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस। तो वो जो जगह होती है हम उसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। सो अगेन जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर आती है नर्व एंडिंग पे, अगेन यहाँ पे इस सिनेप्स पे केमिकल रिलीज़ करती है। उस केमिकल को हम लोग अक्सर न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करती है यहाँ पे, एंड देन उसी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से इंफॉर्मेशन जंप करके इस सिनेप्स के वाया इस डेंड्राइट पे आ जाती है, ठीक है। एंड देन अगेन डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन टू नर्व एंडिंग, अगेन सेम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है और वो जंप करके जाती है जब तक कि वो रीले न्यूरॉन तक नहीं पहुंच जाती। अगेन रीले न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, देन रीले न्यूरॉन डिसाइड करते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इसको सेंड करना है, वो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन में उसको सेंड कर देती है, ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी बताई हुई है। जब स्टिमुलस आता है या फिर मैगी की खुशबू आई, वो रिसेप्टर्स हमें नाक पे जो भी हमारे नोज़ में रिसेप्टर्स थे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उन्होंने रिसीव की इन्फॉर्मेशन। पर जैसे ही ये प्रोसेस होता है, यानी कि स्टिमुलस और रिसेप्टर्स
आपस में जब मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन इस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देन जनरेट टू सेल बॉडी टू एक्सॉन टू नर्व एंडिंग पहुंच जाता है, ठीक है। नर्व एंडिंग के बाद आता है सिनेप्स। सिनेप्स अगेन दैट्स अ माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज करते हैं केमिकल, जिसको अक्सर हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। और जैसे ये रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर, विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सेकेंड नर्व पे जंप करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिले न्यूरॉन से ब्रेन में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है कंडक्शन नर्व इम्पल्स का, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ही हम लोग घर में घुसते हैं और स्विच ऑन करते हैं और हमारा पंखा चल जाती है, फिर लाइट चल जाती है, स्विच ऑन किया लाइट चल गई। तो इतनी जल्दी फास्ट से जो ट्रांसफ़र होता है इस इंफॉर्मेशन का कि लाइट को जलना है, सिमिलरली उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है तुरंत ब्रेन में। जैसे 1 सेकंड के अंदर हमें पता चल जाता है अरे मैगी की खुशबू है, या फिर 1 सेकंड के अंदर अगर मम्मी बुला रही होती है, नहीं खैर मम्मी तो बुलाती है तो हम लोग जानबूझकर सुनते नहीं, लेकिन कोई जो हमें प्यारा है या फिर हमारा बेस्ट फ्रेंड खेलने के लिए बुला रहा हो तो हमें तुरंत पता चल जाता है अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया है, खेलने का टाइम हो गया। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन से ऐसे ही ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये थी सारी नर्व्स और नर्व कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें इतने सारे कनेक्शंस हैं और ऑब्वियसली क्योंकि ये इतनी इवॉल्व स्ट्रक्चर को पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही। पर देखते हैं जी ह्यूमन नर्वस सिस्टम को है इसको फर्दर सब पार्ट में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये यहाँ पे जितना भी पार्ट है हमारे इस खोपड़ी के अंदर उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसको छोड़ दो तो पूरी बॉडी में भी हमारे न्यूरल कनेक्शंस है। देर आर जो कि हमारे जो भी दिमाग हमें बोलता है उसको वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी एक्शन देता है वो जो भी बातें बोलता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में देयर आर न्यूरल कनेक्शंस। तो वो जो न्यूरल कनेक्शंस है उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है और उनकी जो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बचा जो ऑब्वियसली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा टाइप है वो है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वो होता है जहाँ पर हम खुद से सोचकर समझकर हम काम करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे आज इतने 9 बजे रात को पार्टी करने जाना है, तो मैंने सोचा वो वाले फंक्शंस को जो एग्जीक्यूट करेगा, इस वाले एक्टिविटी को जो एग्जीक्यूट करेगा वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम्स के अंदर आएगा। सो हम लोग 1 बाय 1 इन सब के फंक्शन पढ़ेंगे जो कि पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा ये जान के कि बाप रे हमारा दिमाग इतना सारा काम करता है। सो हम 1 बाय 1 सबके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बिल्कुल जैसे सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है और पूरे ऑल ओवर नेशंस को ऑल ओवर स्टेट्स को कंट्रोल रखती है, वैसे ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये सिचुएटेड यानी कि लोकेटेड होता है एक बोनी बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को फील हो रहा होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। इसी के अंदर होता है हमारा दिमाग, ठीक है, हमारा ब्रेन। और उस ब्रेन यानी फॉलोड बाय क्रेनियम वहाँ पे 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस के बीच में जो गैप होती है उन गैप में सेरेब्रोस्पाइनल नाम का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से, हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में थैंकफुली आप लोगों को इतना पढ़ना है, वरना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्वियसली हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये जो ब्रेन है फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड एंड तीसरा है हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन यानी कि 4 का मतलब ही होता है फ्रंटल ब्रेन, ये जो ब्रेन है यहाँ पे जो लोकेटेड है और यहाँ पे, उसके बाद होता है मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन जो पीछे है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर ब्रेन से कि फोर ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है।
सी फोर ब्रेन के बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होते हैं। सो हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब का सब हमारा फोर ब्रेन ही करता है। तो पहले तो फोर ब्रेन में क्या होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है मेनली, कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, थैंकफुली आप लोग को नहीं पढ़ने, जो पढ़ने हैं हम वही पढ़ते हैं। सो इसका जो सबसे मेन पार्ट होता है उसे सेरेब्रम कहते हैं। और सेरेब्रम क्या क्या करता है, सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, पर्सनैलिटी के लिए एंड मेमोरी के लिए, ठीक है। हम कितना सीख पाते हैं कितना नहीं सीख पाते हैं वो सेरेब्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रीजनिंग करना कि ये चीज़ ऐसी है वैसी क्यों नहीं है, वैसी है तो वैसी क्यों नहीं है, हमारा रीजनिंग करना, हमारा इंटेलिजेंस, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होता है उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हम होते हैं, तो वो भी सेरेब्रम पे ही डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी पर्सनैलिटी और मेमोरी, अगेन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है कि हम लोग जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होगी हम उतने इंटेलिजेंट होंगे, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी और उतनी ही चीज़ें हमें याद रहेंगी। या फिर अगर बचपन में हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है अच्छा या बुरा, अगर वो हमें याद है अभी तक भी, मतलब मैं अपने बारे में बोलूँगी, तो ऑब्वियसली वो सेरेब्रम की वजह से ही याद है, ठीक है। सेकेंड, हमारा थॉट्स, हमारा सेंसेशन, हमारे एक्शंस एंड मूवमेंट कंट्रोल बाय सेरेब्रम, ठीक है। हमारे थॉट्स कि मैं क्या सोचती हूँ ऑब्वियसली सेरेब्रम से होता है, मेरे सेंसेशंस, मेरे एक्शंस, जो भी अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, ये जो मेरे एक्शंस हैं वो सेरेब्रम कर रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, सेरेब्रम कर रहा है। इसके अलावा मेरा मूवमेंट, अगेन मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह चल पाना या फिर सर का ऐसे वैसे हिलाना और दूसरे जो मूवमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट्स सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास डिफरेंट एरियाज़ होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्दर जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सेरेब्रम है या फिर जो फोर ब्रेन है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि ऑब्वियसली हमें क्लास 10 में नहीं पढ़ना और अच्छा ही है कि नहीं पढ़ना। तो इनके पास डिफरेंट एरियाज़ होते हैं ताकि ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। लाइक थिंकिंग करने के लिए अलग होता है, लर्न करने के लिए अलग होता है, मेमोरी स्टोर करने के लिए अलग होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट एरियाज़ जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो हैज़ एसोसिएशन एरियाज़, इनके पास एसोसिएशन एरियाज़ भी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी थिंकिंग को एंड मेमोरी को। सी एसोसिएशन एरियाज़ क्या होते हैं, हम लोग किसी एक चीज़ को देख के समझ पाते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस चीज़ से कैसे रिलेटेड है, एसोसिएट करके, ठीक है, या फिर वो चीज़ें उससे कैसे रिलेटेड है। कैसे हम लोग सिमिलर एक मम्मी को देखते हैं या उसके बेटी को देखते देखते अरे दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। सो ये जो एसोसिएशन है ये भी सेरेब्रम की वजह से होता है, ठीक है। मेमोरी यानी कि स्टोर करना, सी बचपन में ही मुझे किसी ने बता दिया था कि ग्रीन कलर ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मुझे 4 कलर दिए लेकिन आई नो विच वन इज़ द ग्रीन कलर, तो मैं यही चूज़ करूँगी, ठीक है। तो मेमोरी, बचपन में मुझे सिखाया गया था कि ग्रीन कलर ऐसा है और ये मेरे दिमाग में जाके स्टोर हो गया कि ग्रीन कलर ऐसा दिखता है। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी मुझे ग्रीन कलर चूज़ करना रहता है, अच्छा दैट इज़ द ग्रीन कलर, ठीक है। तो वो भी सेरेब्रम का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, अगेन सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग आज के दिन में कल के दिन में करेंगे या फिर हम जो पास्ट में किया हुआ है वो सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम सेरेब्रम करते हैं। सारे एक्सपीरियंस स्टोर करने का काम भी हमारे सेरेब्रम करती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम छोटे होते हैं यानी कि ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सब तो सेरेब्रम में स्टोर होते हैं, तो बच्चों के स्पेशली उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं कम होते हैं, छोटी सी लाइफ होती है, छोटी सी चीज़ें देखी होती है, स्कूल गए होते हैं, घर आए होते हैं, सो हमारे एक्सपीरियंसेस कम होते हैं। वेयर्स जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके सेरेब्रम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। पर हमें तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, हमें लगता है कि क्या है पेरेंट्स क्या बोले चले जा रहे हैं। सो उनका सेरेब्रम जो होता है हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ऑब्वियसली उनके सेरेब्रम में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं एंड वो बहुत सारे टाइम सही ही बोलते हैं, तो हमें सुन भी लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो हैज़ अ सेंसरी एंड मोटोर एरियाज़, इन लोगों के पास सेंसरी एंड मोटोर एरियाज़ होते हैं। सी सेंसरी एरिया जहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करके सेंसरी एरियाज़ तक पहुँचाए जाते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि अच्छा गाना सुनना, हमारा कान उस गाने को सुनता है, अगेन वो हमारे सेरेब्रम तक पहुंचाता है। मैगी की खुशबू हमारा नाक सूंघता है और हमारे सेरेब्रम तक पहुंचाता है। या फिर और कौन सा, टच,
जैसे ठंडा है या गर्म है वो टच करके अगेन वो सेरेब्रम तक पहुंचाता है, सारे जितने रिसेप्टर्स है वो रिसीव करके सेरेब्रम तक पहुंचाती है। एंड देन फिर मोटर एरियाज बताते हैं कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, अगर सामने से एक जंगली जानवर आ रहा है तो जैसे हमारी आंख दिखेगा और सेरेब्रम को बताएगा कि जंगली जानवर आ रहा है और सेरेब्रम बोलेगा भागो, तो हम तुरंत से भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये काम होता है सेंसरी एंड मोटर एरियाज़ का। एंड लास्ट जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, वॉलंटरी एक्शंस मतलब होते हैं जो खुद से करते हैं। ठीक है, खुद से हम लोग ने किया है, जैसे कि रीडिंग, जैसे कि वॉचिंग टीवी, हम लोग टीवी देखते हैं अपने आप से, जैसे कि एक जगह से चल के दूसरी जगह चलना, मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो ये वॉलंटरी एक्शंस है जो मैं चाहती हूँ करना। सो ये सारे एक्शंस भी सेरेब्रम की वजह से ही हो पाते, क्योंकि हम उन्हें बोलते हैं कि हमें चलना है तो सेरेब्रम मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको बोलता है कि अच्छा चलो जाके मसल्स को बोलो किसको चलना है, देन मसल स्टार्ट वॉकिंग। ठीक है, चलना शुरू कर देते हैं। तो ये था ब्रेन का फंक्शन। ऑब्वियसली फोर ब्रेन का फंक्शन था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन था। हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग इनके जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, टिल देन इतना ही जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के फंक्शन। सी वैसे तो वाइट बोर्ड पे 2 ही फंक्शन मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिड ब्रेन का फंक्शन इतना लिमिटेड है। मिड ब्रेन की और भी फंक्शंस हैं। द गुड थिंग इज़ दैट कि वो अभी हमें नहीं जानने, ऑब्वियसली हायर क्लासेस में हमें जानने। तो वो जो 2 फंक्शन मेंशन किए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं मिड ब्रेन के। पहला फंक्शन तो यही है कि रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है, किसके, हेड के, नेक के एंड ट्रंक के। अक्सर मतलब मैं अपना एग्जांपल दूंगी, अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से एक कीड़ा मेरे ऊपर गिर गया तो ऐसे हो जाते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मूव करने लग जाते हैं, फिर डांस करने लग जाते हैं। नॉट एग्जैक्टली डांस करने लगते हैं बट मूव करते हैं, हमारा ऐसे हो जाता है, सर हिल रहा है, हमारी बॉडी हिल रही होती है। तो ये जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, सिमिलरली ये आईज मसल्स के और साइज, जो पीपल का साइज चेंज हो जाता है, ये भी रिफ्लेक्स जो मूवमेंट्स है ये मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बाइक चला रहे हो या फिर स्कूटी चला रहे हो, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, सडनली सामने से कोई कीड़ा आया, इससे पहले कि वो मेरी आंख में घुसे मेरी आंख बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, ब्रेन को पहले ही समझ में आता है कि कोई कीड़ा आ रहा है, वो आँख में घुसेगा, मिड ब्रेन उसको पहले ही आँखों को बंद करा देता है। तो ये जो कंट्रोल है, ये जो एक्टिविटी है, ये भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये याद करने में ईजी होगा क्योंकि मिड ब्रेन का सिर्फ एक ही फंक्शन, 2 ही फंक्शन है, वो भी एक ही फंक्शन है एक्चुअली, रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करना, किसके, हेड के, नेक के, ट्रंक के, आइज के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थर्ड उस पे, जो कि है हाइंड ब्रेन के फंक्शंस पे। सो हाइंड ब्रेन का, हाइंड का मतलब ही होता है पीछे यानी कि बैक। ठीक है, तो ये जो ब्रेन सिचुएटेड होता है हमारे सर के पीछे वाले पोर्शन पे। ठीक, तो इसके अंदर जो हाइंड ब्रेन है ना, उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉन्स, दूसरा है मेड्यूला और तीसरा है सेरेबेलम। ठीक है, तो पॉन्स का क्या काम होता है, वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है, रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसको रेगुलेट करने का काम पॉन्स करता है। ठीक है, सो बेसिकली जो हाइंड ब्रेन है ना, वो सारी हमारी बॉडी की इंटरनल जो एक्टिविटी है उसी को कंट्रोल करता है। जहाँ हमने समझा कि पॉन्स रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, वही मेड्यूला क्या करता है, कंट्रोल वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस। बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया। ब्रीदिंग हम सोच के नहीं करते, हमें सोच के या समझ के नहीं करते, वो चलता रहता है, हम किधर भी बिजी हों लेकिन वो चलता रहता है खुद से। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का फ्लो होता रहता है। ठीक है, सो पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है जिसमें खाना मुंह से स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे जो मसल मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी मूवमेंट्स वो खुद से होती है। ठीक है, तो उसको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेड्यूला, यानी कि इन सारे मूवमेंट्स को मेड्यूला फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्सेस सच एज वॉमिटिंग, रिफ्लेक्सेस जो कि तुरंत से आते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो तुरंत आते हैं, तो जैसे कि हम लोग किसी गंदी चीज़ को देखते हैं, गंदी स्मेल को देखते हैं, तुरंत ही हमें वॉमिटिंग आ जाती है। या फिर अगर गलती से हमारे नाक के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल घुस जाता है, तुरंत से हमें छींक आ जाती है। या फिर हम किसी टेस्टी खाने की खुशबू आती है और हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है। सो ये सारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं या फिर इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्सेस हैं, ये भी
कौन करता है? ये मेडुला की वजह से होता है, ठीक है। थर्ड जो कि इसका पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता ही है सेरेबेलम से। तो सेरेबेलम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, हमारे बैलेंस को मेंटेन करना। हम स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं या फिर हम ऐसे पोज में खड़े हैं या फिर जैसे भी किसी भी पोज में खड़े हैं, ये सारा कुछ सेरेबेलम कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा सेरेबेलम का दूसरा फंक्शन होता है कि प्रिसाइज मूवमेंट करना, एनेबल अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, ठीक है। मुझे एक स्टेप ही आगे जाना है, मुझे 2 स्टेप पीछे जाना है, मुझे 4 स्टेप राइट जाना है, 2 स्टेप लेफ्ट जाना है, मुझे कितना जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने चलना शुरू किया और चलती चली जा रही हूँ, नहीं, मुझे जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाके मैं रुक जाती हूँ। सो ये जो प्रिसाइज मूवमेंट्स है ये हम लोग सेरेबेलम की वजह से ही कर पाते हैं, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि सेरेबेलम से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा हाइंड ब्रेन का फंक्शन। आई एम श्योर कि बहुत ही मज़ा आया होगा ये सारे फंक्शंस जानकर समझ कर कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आप हाई क्लासेस में जाएंगे और डिटेल में है वहाँ पे कितने सारे काम एट अ टाइम ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। सो स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली ये जो पूरी बैकबोन होती है हमारी बीच में लोकेटेड होती है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो पहले हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या होता है स्ट्रक्चर? ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। और कहाँ से शुरू होता है? सी हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला सबसे नीचे लोकेटेड होता है, उसी की कंटिन्यूएशन से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला स्टार्ट होता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। देन ये भी एक बोनी स्ट्रक्चर की, जो पूरा हमारा स्पाइनल ये वर्टिब्रा कॉलम होता है, तो वो वर्टिब्रा कॉलम के अंदर एनक्लोज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वैसे फील करोगे अगर तो वहाँ पे हड्डी हड्डी जैसी फील होगी तुम्हें, तो क्योंकि वो बोन होते हैं, ठीक है। उसी बोन के अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो लोकेटेड होता है या फिर सिचुएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, जैसे कि मेनिंजेस कहते हैं। जैसे ब्रेन सराउंडेड था 3 मेम्ब्रेन मेनिंजेस से, सिमिलरली ये भी सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको कि मेनिंजेस बोलते हैं। इसके अलावा 31 पेयर ऑफ नर्व अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। वैसे तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे 33 बोन्स होते हैं, 33 पीसेस ऑफ बोन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 31 पेयर्स ऑफ नर्व अराइज होते हैं उन स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखेंगे। फंक्शन इसके 2 जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, पहला ये स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कंसर्न विद स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। इसके अलावा ये करती है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ब्रेन तक भी लेके जाती है और ब्रेन से भी लेके जाती है। तो ऐसा होता है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से होता है। इसीलिए कभी कभी जो सेंसर न्यूरॉन्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजती है और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत से ब्रेन को भेज देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है ये स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सबसे सिंपल, इतना सिंपल कि हमने फ्रिज खोला, खाना निकाला और खा लिया, इतना सिंपल होता है, ठीक है। तो कैसे सिंपल होता है? इसमें क्या होता है कि सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर से। तो हमारे एनवायरनमेंट से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन सिग्नल देते हैं मोटर न्यूरॉन को कि मोटर न्यूरॉन तुम्हें जाके मसल्स को ऐसा बोलना है कॉन्ट्रैक्ट हो जा, तो वो मसल्स को जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जा बोलते हैं और काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कभी कभी अचानक से कोई चीज़ टपक रही होती है और हम लोग कैच कर लेते हैं, ठीक है। सो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अचानक से जैसे हम किचन में गए, हमने गरम प्लेट उठाया, हमें पता नहीं था कि वो गरम है और हमने उठा लिया और वो झटके से हमारे हाथों से गिर जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। छींक का आना यानी कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है।
और जैसे कि हम लोग एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं और हमारी प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है ताकि हम चीज़ों को देख पाएँ, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, कभी कभी हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और अचानक से हम लोग कोई कैच पकड़ते हैं, हम लोग ने पकड़ा नहीं होता, हमें लगता है वाह कैच हमारे हाथों में खुद ब खुद कैसे आ गया, सो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शंस की। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस की, तो पहला है कि ये रैपिड होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो आपको पता होगा, और नहीं किया है तो अभी से फॉरवर्ड आप ऑब्जर्व करिएगा कि बहुत रैपिड होते हैं। हमें पता तक नहीं चलता और प्लेट हमारे हाथ से छूट जाता है, हमें पता तक नहीं चलता और कैच हमारे हाथों में होता है, हमें पता तक नहीं चलता और हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत रैपिड होता है। दूसरा ऑटोमेटिक होता है, खुद से किया गया होता है, हमें पता नहीं चलता और ये हो जाता है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसलिए इनवॉलंटरी भी होता है, यानी कि हमने सोच कर समझ कर नहीं किया होता। तो इसके ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रैपिड होता है, ऑटोमेटिक होता है और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, अब ये तो था रिफ्लेक्स एक्शन की बात। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? सी वो पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे लेता है नर्व, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि सपोज करो मैंने गर्म प्लेट टच किया, वो मेरा स्टिमुलस था, तो मुझे हीट फील हुआ। हीट वाली जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मुझे गर्म फील हुआ, वो रिसेप्टर रिसीव करता है, जनरली थर्मो रिसेप्टर रिसीव करता है और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड देन अगेन मोटर न्यूरॉन को आदेश देता है कि तुम जाके इफेक्टर को बोलो, तो मोटर न्यूरॉन जाता है और इफेक्टर कौन होगा यहाँ पे? मसल्स होंगे। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी हमारा हाथ पीछे हटेगा ना, तो ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को जाके बोलते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जा, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारा हाथ हट जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में लिफ्टिंग ऑफ हैंड जाता है। तो ये सिंपल सा जो है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। सो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड को अगर छोड़ दे, तो भी हमारी पूरी बॉडी में देयर आर सेवरल न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स है। ठीक है, तो ये जो पूरी बॉडी में नर्व सेल्स है वो ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि हेड से लेके टो तक देयर आर सेवरल नर्व्स जो कि हमारी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा 3 तरीके के जो नर्व्स होते हैं जो कि PNS को बनाते हैं। ठीक है, पहला है स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और पूरी बॉडी में एक्सेप्ट हेड वो पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, इनके पास दोनों तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन लाकर स्पाइनल कॉर्ड को दी जाती है और स्पाइनल कॉर्ड से वापस से एक्शन ले जा करके दूसरे नर्व्स तक यानी मोटर न्यूरॉन्स को दी जाती है। ठीक है, दोनों तरीके के नर्व्स इसमें मिलते हैं। दूसरा है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि हमारे दिमाग से निकलते हैं और पूरे हेड में फैले हुए होते हैं, थ्रू आउट द हेड फैले हुए होते हैं। ठीक है, इनके पास भी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और वहाँ से लेके भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि अमेज़ॉन वाला बंदा होता है, सामान दे के भी जाता है और हम रिटर्न जब करना होता है तो सामान लेके भी जाता है। ठीक है, और तीसरा है विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नर्व्स होते हैं वो अराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कभी कोई ऐसे भी नर्व्स है जो ब्रेन से अराइज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो रेगुलेट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म हुआ पूरा हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को या फिर ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो
कहाँ पर बनती हैं ये हार्मोन्स, आती कहाँ है, कहाँ से बनती है। हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे देयर आर ग्लैंड्स जो कि लोकेटेड है, ठीक है। ग्लैंड्स, इन्हीं ग्लैंड्स का बेसिक जो फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन को रिलीज़ करना, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं तो ये ग्लैंड्स में बनते हैं और हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो देखते पहले डेफिनेशन क्या है ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स की जो डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या फिर टिश्यू विच सिक्रेट हार्मोन्स इज कॉल्ड ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे फिगर में कि कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में ये जो ग्लैंड्स है वो सिचुएटेड है। फर्दर ग्लैंड्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स हैविंग डक्ट, ठीक है। डक्ट मतलब कि ट्यूब्स होती है, ठीक है। ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास ट्यूब होती है और उस ट्यूब में वो अपने हार्मोन्स को या फिर केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, वैसे सारे ग्लैंड्स को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ही ग्लैंड है, वो है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। हमारे मुंह में बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और वो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब्स में सैलिवा रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होते, कोई ट्यूब नहीं होते। तो ये हार्मोन रिलीज़ कहाँ करते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं सीधे ब्लड में, ठीक है। और ये ब्लड के थ्रू जिधर भी जाना है इसको, सपोज़ करो कि इधर हमारा कोई एक हार्मोन रिलीज़ हुआ है और तो वो ब्लड में आ जाएगा और फिर उसको जहाँ भी जाना है, टो में जाना है, घुटने में जाना है, उंगली में जाना है, जहाँ जाना है वो ब्लड के वाया ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ऐसा ग्लैंड जिनके पास डक्ट नहीं होते उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि ले लो हाइपोथैलेमस ले लो, पिट्यूटरी ले लो, पीनियल ले लो, थाइमस ले लो, थायराइड ग्लैंड ले लो, ये सारे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली वो है कि कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कभी एट द सेम टाइम वो एक्सोक्राइन में बिहेव करते हैं और एंडोक्राइन में बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास जो कि बहुत ही फेमस ग्लैंड है, तो आपको पता है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। सो ये जूस जो निकलता है वो डक्ट में निकलता है, ठीक है। क्योंकि वो डक्ट में रिलीज़ होता है और वाया डक्ट, वो ट्यूब के वाया ही वो एलिमेंट्री कैनाल में आता है, तो वो वाला जो पार्ट है वो उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और दूसरा जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होता है, यानी कि ऑब्वियसली पैंक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग इंसुलिन ऑल्सो। इंसुलिन जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो वो जो इंसुलिन है सीधे सीधे ब्लड में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो जब वो ब्लड, जहाँ पे इंसुलिन ब्लड में रिलीज़ हो रहा है, वो वाला जो पार्ट है वहाँ पे वो एज अ एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो पैंक्रियास की तरह ही हमारे जो टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, ये भी एट द सेम टाइम एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो इनके सपोज करो टेस्टिस की बात लें, तो टेस्टिस हार्मोन जो रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरॉन, वो डायरेक्टली ब्लड में करता है, तो वहाँ पे वो एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है। और ये जो मेल गैमेट्स हैं वो डक्ट्स में, मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, वो डक्ट्स में रिलीज़ करता है, तो वहाँ पे वो एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ओवरी भी, जहाँ पे कि वो सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, सीधे ब्लड में करता है, तो वहाँ पे वो एंडोक्राइन सिस्टम है। और जहाँ पे वो मेल गैमेट्स यानी कि एग डक्ट में रिलीज़ करता है, तो हम उसे बोलते हैं वहाँ पे वो एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि ग्लैंड्स सब पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सिचुएटेड है और क्या उनके फंक्शंस है, ठीक है। वही उतने ही पढ़ेंगे जितने आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, तो हम 1 बाय 1 जानेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो सिचुएटेड होता है ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा वो कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, वो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। अब क्या होते हैं ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, सी हाइपोथैलेमस क्या करता है ना कि कंट्रोल करता है वाया पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो जो दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे आर्मी कमांडर्स कैसे होते हैं, सबसे पहले मिनिस्टर आर्मी चीफ को जो भी अगर ऑर्डर देना होता है तो मिनिस्ट्री
आर्मी चीफ को देती है, फिर आर्मी चीफ अपने लोअर रैंक्स को, यानी सपोज करो आर्मी ऑफिसर्स जो भी हो गए, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, इन सबको देते हैं, ठीक है। एंड देन ये जो ब्रिगेडियर्स या फिर कर्नल होते हैं वो लोअर रैंक वाले को देंगे, कैप्टन को दे दिया, सपोज करो लेफ्टिनेंट को दे दिया, और ये जाके फिर जो बाकी के अदर रैंक्स वाले हैं उन लोगों को कमांड देती है। तो इनका कमांड सिस्टम कैसे आता है, मिनिस्ट्री टू आर्मी चीफ टू ब्रिगेडियर टू ऑफिसर टू अदर रैंक, ठीक है। तो बैठा मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रहा है, लेकिन देयर इज़ अ चैनल, ठीक है। सिमिलरली सब ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं, बी इट लाइक थायराइड हो गया या फिर थाइमस हो गया या फिर पिट्यूटरी हो गया, उन सब की एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जब हाइपोथैलेमस बोलता है कि आपको ये हार्मोन रिलीज़ करनी है, तभी पहले वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है कि पिट्यूटरी जाओ उस फलाने ठिकाने ग्लैंड को बोलो कि तुम्हें ये हार्मोन रिलीज़ करना है। तो पिट्यूटरी जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये हार्मोन रिलीज़ करना है, और पिट्यूटरी फिर वो पर्टिकुलर ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। सिमिलरली रिलीज़ करने का आदेश हाइपोथैलेमस देता है। जब भी उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो स्टॉप भी तो करना होगा ना प्रोडक्शन, तो इनहिबिटरी यानी कि फिर बोलता है, फिर से ये आदेश देता है कि अभी हार्मोन को बनाना बंद कर दो, ठीक है। तो इनहिबिटरी वाला आदेश भी यहीं से आता है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसेस करता है रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। यही हार्मोन्स जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं और फिर पिट्यूटरी एक्टिव होकर दूसरे हार्मोन्स को बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, ठीक है। ऑल्सो इनका जो थर्ड फंक्शन है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। अगेन मैंने जैसे बोला कि वो खुद नहीं जाता, वो पिट्यूटरी को भेजता है काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली इन अ वे वो पिट्यूटरी की जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, जस्ट बिलो द ब्रेन, यानी कि हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है, ठीक। एंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये जो सिक्रेट करता है उसे कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऑब्वियसली नाम से जैसे पता चलता है कि ये ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये हमारे बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी, अगर किसी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं है या फिर किसी वजह से पिट्यूटरी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ठीक अमाउंट में रिलीज़ नहीं करेगा। अगर वो हमारे बॉडी में इनफ नहीं है तो क्या हो जाता है, ड्वार्फनेस हो जाता है, यानी कि बंदे की हाइट छोटी ही रह जाती है, ठीक है। और सपोज करो कि किसी वजह से पिट्यूटरी ने बहुत ही सारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस ऑफ इट कॉजेस टॉलनेस, फिर जायंटनेस। किसी को देखोगे कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं, ऐसे करके देखना पड़ता है, तो वो उनमें जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये विंड पाइप में, ठीक है। विंड पाइप से अटैच होता है। अगेन ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसे कहते हैं थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या करता है कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, यानी कि इनका जो ब्रेकडाउन है, हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, कितनी एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, बेस्ड ऑन दैट सब हमारी सारी एक्टिविटी उसी पर डिपेंड करती है। एनर्जी मिलेगी तभी तो कुछ होगा। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी, वो कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है, ठीक है। कैसे, बाय कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली है वो ये है कि थायरॉक्सिन के बनने के लिए हमारे को आयोडीन खाना ज़रूरी होता है। इसलिए आपने बहुत बारी सुना होगा कि आयोडाइड नमक खाइए, ठीक है। जब तक कि हमारी डाइट में प्रॉपर आयोडीन होता है, हमारा थायराइड ठीक से काम करता है, ठीक से बनता है। लेकिन सपोज़ करो कि नहीं है आयोडीन हमारी डाइट में, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है। आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे फूल जाता है, तो वो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं गॉइटर, ठीक है। हिंदी में आई गेस घेंगा बोलते हैं उसको, ठीक। तो इसीलिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड इन थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। वो थायरॉयड ग्लैंड को अगर निकाल के देखोगे तो उसमें 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड जो ग्लैंड्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उनका नाम होता है पैराथॉर्मोन, ठीक। तो पैराथॉर्मोन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में कंट्रोल करना, ठीक है। वो कंट्रोल करती है कि कहीं कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है हमारे ब्लड में ज़्यादा तो नहीं या कम तो नहीं। अगर कम है तो वो सिग्नल हार्मोन रिलीज़ करती है, अगर ज़्यादा है दैट केस ऑल्सो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट जो हमारे पास थाइमस ग्लैंड है।
थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, वहाँ पे होता है। एंड जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको कहते हैं थाइमस हार्मोन। थाइमस ग्लैंड थाइमस हार्मोन रिलीज़ करता है। थाइमस हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो होता है इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। ओवर द ईयर्स एनवायरनमेंट जिस हिसाब से हमारी बॉडी पे काम करती है, हम लोग हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो थाइमस उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है कि यंग चिल्ड्रंस में कैसे इम्यून सिस्टम डेवलप करें, ठीक है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ये हार्मोन सीक्रेट होना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फुल्ली डेवलप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? ये बिल्कुल स्टमक के नीचे सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे, क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन होता है हमारा जो ब्लड शुगर होता है उसको लोअर करना, ठीक है। हम लोग बहुत सारा शुगर खाते हैं, खाना भी डाइजेस्ट होता है और अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होता है। और ये शुगर का ब्लड में लेवल जो होता है वो लो होना इम्पॉर्टेंट है, और वो लो कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है। अगर इन एनी केस अगर इंसुलिन पैंक्रियास नहीं सिक्रेट कर पा रहा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। बहुत ही कॉमन डायबिटीज़ जो बीमारी है बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि ये डायबिटीज़ है, स्पेशली ओल्ड एज में हो ही जाती है लोगों को डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, लोग डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप शुगर नहीं खाइए, बिल्कुल भी नहीं खाइए, और नहीं खाने के लिए ऑब्वियसली सजेस्ट करते हैं। और अगर फिर भी जो सिनारियो है अगर वो ख़राब है तो लोगों को आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए पैंक्रियास हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएट होगा? किडनी। देखिए आप लोगों ने वो वाला टॉपिक पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनी के ऊपर जो 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक किडनी के ऊपर एक, दूसरी किडनी के ऊपर 2, ठीक है। ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसे हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन ऐसे नॉर्मली नहीं रिलीज़ करता है, मतलब जब भी हम लोग एक्साइटेड होते हैं या फिर डरे हुए होते हैं तभी एड्रेनलिन हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होता है, ठीक है। जब ये रिलीज़ होता है तो क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है, ब्रेथ रेट होती है, ब्लड प्रेशर होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, वो सबको सडनली इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। एक सिनेरियो देखेंगे, सपोज़ करो कि हमें कोई एक ऐसी सिचुएशन है कि हमें डर लग रहा है, ठीक है। हमने एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर को, शेर को देख लिया। शेर को देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें डर लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है या फिर हमारा जो हार्मोन सिस्टम है वो सेंस करेगा कि हम डरे हुए हैं, तो वो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। जैसे ही एड्रेनलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है वो हमारे जो ब्रेथ रेट होता है यानी कि सांस लेने की जो रेट है वो बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि हमारा हार्ट है वो स्पीड से पंप करे, क्योंकि हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा सेंस होता है कि भागना है, तो हम लोग वहाँ से भागते हैं, इतनी ज़ोर से भागते हैं, और उस भागने को इन सारे प्रोसेस को इंक्रीज़ करके वो उस भागने को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट भी, क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं तो हमें एनर्जी भी चाहिए होगी, तो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो या फैट मेटाबॉलिज्म हो या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो वो थायराइड करता है, लेकिन इन अ सिचुएशन व्हेन वी आर फ्राइटेंड और हम लोग एक्साइटेड होते हैं, इन दैट केस एड्रेनलिन ग्लैंड्स भी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए जब हम डरे हुए होते हैं या फिर हम एक्साइटेड होते हैं तो वो रिलीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे हैं वो है हमारे सेक्स ग्लैंड्स। टेस्टिस, क्योंकि ये मेल सेक्स ग्लैंड है तो ऑब्वियसली ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि प्रेजेंट इन मेल, ठीक है। और ये जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो क्या काम करता है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन 2 काम करता है। पहला जो इसका काम है वो करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स
ऑब्वियसली इन मेल्स। तो सेक्स ऑर्गन का जो भी डेवलपमेंट होता है वो टेक केयर करता है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा जो इनका काम है वो ये है कि मेल फीचर्स को डेवलप करना, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वैसे ही वो छोटे से ही एकदम जैसे एडल्ट मेल होते हैं वैसा नहीं दिखता, ठीक है। जब वंस दे रीच पुबर्टी, यानी कि जब वो लोग 13-14 ईयर्स के होते हैं, तब उनमें जो प्रोमिनेंट मेल फीचर्स होते हैं वो आना शुरू करते हैं। जैसे कि देखा होगा किसी की वॉइस एकदम डीपर वॉइस हो जाती है, मूंछें आने लग जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती हैं, पूरी बॉडी पे बाल आ जाते हैं। सो ये जो प्रोमिनेंट मेल फीचर्स हैं उनको डेवलप करने में भी टेस्टोस्टेरोन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऑल्सो चूँकि ये टेस्टिस है, हमने पढ़ा था कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये मेल गैमेट्स रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि कैसे ये फर्टिलाइजेशन में काम आता है, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट जो कि है ओवरीज। ओवरीज अगेन क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या फीमेल ग्लैंड है तो ऑब्वियसली ये फीमेल में प्रेजेंट होता है और ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। पहला है ऑस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ऑस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है? ऑस्ट्रोजन कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एंड ऑल्सो फीमेल फीचर्स, ठीक है। सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन की तरह फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन कंट्रोल करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट और फीमेल सेक्स फीचर्स। अगेन जो लड़कियों के केस में भी, फीमेल्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि बचपन से उनमें प्रोमिनेंट फीमेल फीचर्स नहीं होते। वंस दे रीच पुबर्टी, यानी कि अगेन 13-14 ईयर्स का जो एज होता है, जो वो उधर पहुँचते हैं तो देखा होगा कि उनकी भी डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़े से अलग होते हैं। उनमें उनकी जो वॉइस होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, उनमें ब्रेस्ट दिखने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो कंट्रोल करता है ऑस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है यूटेरस को कंट्रोल करना। पता है कि फीमेल्स में, अगर नहीं पता है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये फीमेल में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें कि एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो ब्रेक डाउन होके बाहर यूटेरस के रास्ते से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल यूटेरस चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो एग फर्टिलाइज हुआ है और फीमेल्स प्रेग्नेंट हो गई हैं तो वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं यूटेरस में, यूटेरस थिक हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है उसको। तो ये सारे काम भी प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। ऑल्सो लाइक मेल सेक्स ग्लैंड्स, ये जो फीमेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो भी फीमेल गैमेट्स रिलीज़ करते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं ओवा या फिर एग, ठीक है। तो एक और चीज़ इससे पहले कि हम लोग वाइंड अप करें, ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हमारा हार्मोन सिस्टम है वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही कि मुझे ज़रूरत है तो रिलीज़ होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है तो रिलीज़ नहीं होगा। यानी कि मेरी बॉडी को या फिर किसी भी ह्यूमन बॉडी को जनरली अगर ज़रूरत है तो रिलीज़ होता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है वो ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया वो पसंद आया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि समझ आया होगा। और अगर पसंद भी आया है और समझ भी आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। थैंक यू।